वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो बेटा, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ स्पेशल केस देखे थे, उसके पहले हम लोगों ने आपके इक्विपमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशन देखे थे। ओके, सारे फॉर्मूले डेवलप करके सब कुछ हम डिफाइन कर चुके हैं। आपका जो अगला टॉपिक है, इस अगले टॉपिक के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो है, इसका जो बेस है वो हम पहले से क्लियर कर चुके हैं। फिर हम थोड़ी सी एक नई बात करते हैं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है पावर ट्रांसफर इन दी ट्रांसमिशन लाइन। कि ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर का ट्रांसफर होता है वो किस तरीके से होता है। अब देखो, कहानी है ना, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। अगर आप समझोगे तो ये एक्चुअली वही चीजें हैं जो हम पहले से पढ़ रहे हैं। किस तरीके से समझना, देखो भाई, यहां पे कौन है, मेरा जनरेटर है, ये लगा हुआ है आपका जनरेटर, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां से शुरू हो चुकी है आपकी ट्रांसमिशन लाइन, परफेक्ट है, और यहां जाके लगा हुआ है आपका कौन, लोड है। ऐसा ही कुछ सिस्टम है हमारा। मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 माना है हम लोगों ने, और ये लोड का इंपीडेंस हो गया Z ऑफ L। अब जब से फर्स्ट क्लास से हम एक चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यहां से जो डेवलप होने वाला क्या क्या है, वोल्टेज जो है एंड क्या है, करंट जो है, वो यहां से ट्रांसफर होते हुए इस साइड में जाता है। किस में होते हुए जाता है, ट्रांसमिशन लाइन में होते हुए। अब यहां पहुंचने के बाद में उसका कुछ पोर्शन तो आगे ट्रांसमिट हो जाता है, जिसको हमने वो ने बोला था ट्रांसमिट वोल्टेज एंड ट्रांसमिट करंट, सही बात है। एंड कुछ पोर्शन जो होता है वो वापस से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे रिफ्लेक्टेड करंट एंड रिफ्लेक्टेड वोल्टेज बोला था, और जाने वाले को हम लोगों ने बोला था क्या, इंसिडेंट वोल्टेज एंड इंसिडेंट करंट। अब हो क्या रहा है एक्चुअली, सोचो सर, वोल्टेज एंड करंट की कुछ जो वैल्यू है, या कुछ वोल्टेज एंड करंट यहां से गया, ट्रांसमिशन लाइन में होते हुए फ्लो हुआ। अब मैं कहां बैठा हूं भाई, मैं बैठा हूं यहां पे लोड पे, यहां पे बैठा हूं मैं। तो मेरे पास कुछ वोल्टेज एंड करंट आया, उसका कुछ पोर्शन मैं कंज्यूम कर गया, क्योंकि मैं खुद लोड हूं, उपभोक्ता हूं, तो उसका कुछ पोर्शन मैं खुद कंज्यूम कर गया, बाकी बचा हुआ पोर्शन यहां से टकरा के वापस आ गया। किसका, वोल्टेज एंड करंट का। तो बेटा पावर क्या होती है, सर पावर भी एक्चुअली देखा जाए तो वोल्टेज एंड करंट के मल्टीप्लिकेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। परफेक्ट है भाई, वोल्टेज एंड करंट के मल्टीप्लिकेशन को ही हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। मतलब सर पावर का भी कुछ पोर्शन यहां से लोड के पास जा रहा होगा, यहां पहुंचने के बाद कुछ पोर्शन टकरा के वापस आ रहा होगा, और कुछ पोर्शन लोड कंज्यूम कर रहा होगा। मतलब पावर के भी 3 फैक्टर पाए जाएंगे। जब मैं यहां पे खड़ा होऊंगा तो कुछ पावर मुझे आती हुई नजर आएगी, जिसको मैं बोलूंगा इंसिडेंट, मतलब आने वाली पावर। कुछ पावर यहां से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और कुछ पावर को लोड क्या कर जाएगा, कंज्यूम कर जाएगा। मतलब सर पावर के भी 3 फैक्टर होने वाले हैं, और पावर आएगी कहां, वोल्टेज एंड करंट से। भाई कहां से आएगी, वोल्टेज एंड करंट से। बड़ी ही सिंपल सी बात है कि नहीं है, जरा देखो, बिल्कुल क्लियर है, एकदम सिंपल क्लियरिफिकेशन है, बिल्कुल सही है ना। अब चले जरा आगे, देखो ध्यान से समझते हैं। अगर मैं इनके फॉर्मूलेज डेवलप करूं कि किस तरीके से पावर का बिहेवियर रहा होगा, आई होप ये समझने में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। बड़ी ही छोटी सी और प्यारी सी बात है बेटा। ओके, अब देखो क्या रहा होगा। तो सर मुझे पावर चेक करना है कि पावर का बिहेवियर कैसा रहा होगा, तो जरा चेकआउट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, चेक कर लेते हैं। देखो भाई, अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसकी, वोल्टेज की, एंड में बात करूं किसकी, करंट की, तो इन दोनों की इक्वेशन को हम बाखूबी जानते हैं। कैसे जानते हैं, समझिए। सर वोल्टेज में 2 होती है, एक होता है इंसिडेंट एंड दूसरा जो होता है वो होता है रिफ्लेक्टेड। इसी तरीके से करंट में 2 होती है, इंसिडेंट एंड दूसरा कौन होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। ये टोटल वोल्टेज है, ये टोटल आपकी करंट है। कुछ ऐसा ही बिहेवियर पाया जाता है, परफेक्ट है ना। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, किसको, मान लो वोल्टेज को मैंने लिखा, तो वोल्टेज को अगर मैं इंसिडेंट वोल्टेज का लिखूं तो क्या लिखूंगा, सर इंसिडेंट का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रहने वाला है, साथ के साथ में e की पावर माइनस ऑफ गामा ऑफ s का बिहेवियर रहने वाला है, जहां s को मैंने डिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया था। सबको याद है, ओके परफेक्ट है। प्लस अगर मैं रिफ्लेक्टेड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, एंड साथ में e की पावर गामा ऑफ s का कुछ बिहेवियर रहा होगा। मैं विद डायरेक्शन के हिसाब से लेके चल रहा हूं, तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, बिल्कुल परफेक्ट है। चलते हैं जरा। अगर मैं बात करूं किसकी, करंट की, तो आई कैन से
कि आई ऑफ इंसिडेंट ई की पावर माइनस ऑफ गामा एस प्लस आई ऑफ रिफ्लेक्टेड ई की पावर गामा ऑफ एस, ऐसा कुछ बिहेवियर रहा होगा। क्या ये परफेक्ट चीज है? इसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी, बिल्कुल परफेक्ट है ना? ओके, इसको मैं और टर्म में लिख सकता हूं। कैसे? अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि अगर मैंने यहां से ये v0 ऑफ i को अगर मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, या रिफ्लेक्टेड को अगर मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। भाई यहां से कितना पोर्शन रिफ्लेक्शन होगा वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कितना मेरे पास आ रहा है वो तो मुझे पता है। ओके, तो क्या मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं? कैसे चेंज कर सकते हैं समझिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इंसिडेंट ई की पावर माइनस गामा ऑफ एस प्लस क्या रिफ्लेक्टेड को ये देखो, रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट क्या होता है, रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाई इंसिडेंट, ये होता है कि जरा चेक करो। क्या रिफ्लेक्टेड को मैं इधर ले जाके इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं? परफेक्ट है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि v ऑफ i रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट e की पावर गामा ऑफ s। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा किसी को। इसी तरीके से अगर मैं करंट का लिखूं तो आई कैन से इट्स योर, करंट को आप क्या लिख सकते हो, वोल्टेज डिवाइड बाई कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। ओके, e की पावर माइनस ऑफ गामा s माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट v ऑफ i डिवाइड बाई z नॉट e की पावर गामा ऑफ s। यहां पे ये नेगेटिव साइन मैंने क्यों लगाया है? आई थिंक इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं है ना? सब क्लियर है पूरी कहानी? ओके, यहां पे ऑलरेडी इसमें माइनस साइन होता है, ठीक है? ओके, दैट्स नेगेटिव। क्लियर है? तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें और इसमें, पूरा क्लियर है एकदम तरीके से, बहुत अच्छा बिहेवियर है। अब चीजों को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं निकालना चाह रहा हूं पावर। मैं क्या निकालना चाह रहा हूं बेटा? पावर निकालना चाह रहा हूं। सर मैं यहां पे वोल्टेज और करंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसकी? पावर की। चलो पावर की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूंगा पावर की तो मुझे एक बात पता है कि टोटल पावर जो रहेगी वो आपकी इंसिडेंट प्लस कुछ रिफ्लेक्टेड रहेगी। मतलब यहां पे जो टोटल पावर जा रही होगी इस ट्रांसमिशन लाइन में वो कुछ इंसिडेंट रहेगी और कुछ रिफ्लेक्शन वाली रहेगी ना? अब अगर मान लो मुझे इंसिडेंट पावर निकालनी है तो क्या करूंगा भाई? इंसिडेंट वोल्टेज और इंसिडेंट करंट को मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मुझे रिफ्लेक्टेड निकालनी है तो क्या करूंगा? रिफ्लेक्टेड वोल्टेज और रिफ्लेक्टेड करंट को मल्टीप्लाई करूंगा। भाई यही काम करना बाकी रह गया, यही करेंगे हम लोग, बिल्कुल परफेक्ट है। देखो अगर मैंने निकाला इंसिडेंट पावर, एक निकाल लोगे ना बेटा तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एक निकाल लेते हैं बस, मान लो इंसिडेंट पावर निकालते हैं, क्या होगा? देखो सर, दिस इज माई इंसिडेंट वोल्टेज एंड इट्स मल्टीप्लाई विद माई इंसिडेंट करंट। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इंसिडेंट वोल्टेज कहां है? ये रहा। इंसिडेंट करंट कहां है? ये रहा। ओके, दोनों को जरा मल्टीप्लाई करते हैं। देखो v ऑफ 0 i इंसिडेंट वोल्टेज, ठीक है, e की पावर माइनस ऑफ गामा s एंड इट्स मल्टीप्लाई विद v0 ऑफ i डिवाइड बाई z नॉट एंड e की पावर माइनस ऑफ गामा ऑफ s। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, दोनों को जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो इंसिडेंट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड का तो आ चुका है स्क्वायर, डिवाइड में आ चुका है z नॉट, e की पावर गामा s, e की पावर माइनस गामा s, दिस इज e की पावर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ s। आई होप इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, बिल्कुल परफेक्ट है। आगे चल सकते हैं, जरा चेकआउट करना क्या सही है क्या? बिल्कुल सही है ना, एकदम परफेक्ट है। देखो जरा इसको हटा दो मैं यहां से थोड़ा सा, ठीक है बेटा? देखो ओके, चेक इट आउट। देखो अगर मैंने किया s ऑफ i इंसिडेंट, क्या मिल रहा है? v0 ऑफ i इंसिडेंट का वोल्टेज का होल स्क्वायर डिवाइड बाई z नॉट एंड साथ में मिल रहा है e की पावर माइनस 2 टाइम्स ऑफ गामा s, e की पावर माइनस 2 टाइम्स ऑफ गामा इंटू s। अब ये जो गामा है ये है, ये क्या है सर? ये है आपका ट्रांसमीटर प्रोपोगेशन कांस्टेंट था। ये क्या था बेटा? प्रोपोगेशन कांस्टेंट, एंड प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब ध्यान रखो इसमें दो कंपोनेंट थे, मैंने पहले ही बताया था। अल्फा जो होता है वो ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेज को दिखाता है ड्यू टू योर रेजिस्टेंस एंड योर कंडक्टेंस, परफेक्ट है। जबकि बीटा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फेज डिफरेंस को बताता है। किसको बताता है? फेज डिफरेंस को। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि पावर ट्रांसफर,
मैं बात कर रहा हूं यहां से जाने वाली पावर कितनी है, यहां से टकरा के वापस आने वाली पावर कितनी है। मैं लॉसेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉसेज की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ओवर ट्रांसमिशन लाइन इज लॉसलेस। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं बेटा जाने वाले की और वापस आने वाले की, मैं लॉस की बात नहीं कर रहा हूं। तो इफ माई अल्फा इज 0 देन ट्रांसमिशन लाइन कैसी हो गई है, लॉसलेस हो गई है। मतलब गामा क्या हो चुका है, आयोटा इंटू बीटा, सिर्फ फेज को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ फेज को दिखाएगा। अब जरा चेकआउट करो, ये हो जाएगा इंसिडेंट वोल्टेज का होल स्क्वायर डिवाइड बाई जेड नोट, ये आ जाएगा e की पावर -2 टाइम्स ऑफ आयोटा बीटा इंटू एस। क्या ऐसा ही बनेगा, अरे ये तो ऐसा नहीं हो गया, e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा, ऐसा नहीं हो गया है, बिल्कुल हो गया है ना। ओके, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, आई कैन से इनपुट वोल्टेज का होल स्क्वायर डिवाइड बाई जेड नोट, कैन आई राइट इट डाउन लाइक दिस, cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बीटा एस माइनस साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बीटा एस। क्या इसमें किसी को, यहां पे आयोटा और आएगा साथ में माइनस आयोटा 2 टाइम्स ऑफ साइन बीटा एस, क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, नहीं है ना, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखो ये थी आपकी टोटल पावर, इफ आई ब्रेक इट डाउन तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इट्स अ रियल पावर प्लस आयोटा इमेजिनरी पावर। देखो क्या एक्टिव प्लस रिएक्टिव पावर का सम ही आपकी अपेरेंट पावर होता है या टोटल पावर होता है, परफेक्ट है। क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ओके। अब देखो बेटा एक चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए, रिएक्टिव पावर जो होती है वो कभी भी कंज्यूम नहीं होती है, वो आती है वापस जाती है, आती है वापस जाती है। मतलब रिएक्टिव पावर तो आने जाने का काम ही करता है, क्योंकि रिएक्टिव पावर का कभी भी कंजप्शन या लॉसेज नहीं होते हैं। तो कंजप्शन या लॉसेज किसके होते हैं, वो होते हैं एक्टिव पावर के। किसके होते हैं, एक्टिव पावर के। तो कभी भी हम पावर ट्रांसफर की बात करते हैं तो हम किसको कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करते हैं एक्टिव पावर का, कि कितनी पावर को जनरेट किया गया, कितनी को लोड ने कंज्यूम कर लिया और कितनी पावर को लोड कंज्यूम नहीं कर पाया। बिकॉज रिएक्टिव पावर जो होती है वो आपकी बिलोंग करती है इंडक्टर एंड कैपेसिटर से। किससे बिलोंग करती है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों जो होते हैं वो लॉसेज को नहीं दिखाते हैं, वो स्टोरिंग डिवाइसेज है, वो पावर को स्टोर करते हैं, रिलीज करते हैं, स्टोर करते हैं, रिलीज करते हैं। परफेक्ट है या नहीं है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब भी हम पावर की बात करेंगे इसका मतलब हम एक्टिव पावर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिव पावर की। इसको हटा दूं मैं थोड़ा सा यहां से, ओके। अब देखो, तो अगर मैं बात करूं कि एक्टिव पावर का क्या बिहेवियर रहा होगा, तो जरा सोच के देखो, अगर मैं P ऑफ I को लिखूं तो इट्स अ रियल कंपोनेंट। इसका रियल कंपोनेंट क्या है सर, इसका रियल कंपोनेंट हो गया इनपुट पावर की वोल्टेज का होल स्क्वायर डिवाइड बाई Z ऑफ 0 cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बीटा एस। ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा, सम मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, सम मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, मतलब पावर कोस के फॉर्म में इधर ऐसे मूव करते हुए आगे जा रही है। समझ लो कैसे, कोसाइन फॉर्म में मूव करते हुए आगे जा रही है। लेकिन कितनी जा रही है भाई, अगर कोस की बात करूं मैं या साइन की बात करूं मैं, तो कोसाइन वेवफॉर्म होती है कुछ इस तरीके से। परफेक्ट है, मतलब पावर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। जहां पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, वोल्टेज का हो, करंट का हो, किसी का भी हो, तब उसकी कौन सी वैल्यू की बात करते हैं, एवरेज वैल्यू की। किसकी बात करते हैं बेटा, एवरेज वैल्यू की। किसकी बात करते हैं, एवरेज वैल्यू की। एक कोस थीटा या साइन थीटा की एवरेज वैल्यू क्या होती है भाई, जैसे अगर मैंने लिखा v ऑफ m cos ऑफ थीटा, इट्स लाइक दिस, ओके। मान लो ये कोई वोल्टेज है, अगर मैं लिखूं v ऑफ एवरेज कि इस वैल्यू की एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो क्या होती है इसकी एवरेज वैल्यू, Vm/2। अब ये तो मैं पढ़ाने नहीं बैठूंगा ना, बच्चों वाला काम है, ये तो आप जानते ही हो। सही बात है कि एक कोसाइन या साइनोसॉइडल वेव का एवरेज वैल्यू मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 2 होता है। परफेक्ट है या नहीं है, एसी वेवफॉर्म का एवरेज कितना होता है, इतना ही होता है ना। सही है, जानते हो आप, कई बार कैलकुलेशन की होगी, क्लियर है ना। तो डायरेक्ट लिख सकता हूं। तो अगर सर मैं इसको देखूं तो ये तो आपकी बार बार कोसाइन के फॉर्म में चेंज हो रही है, ओके। तो हम कौन सी वैल्यू की बात करते हैं, एवरेज वैल्यू की। किसकी बात करेंगे, एवरेज, बिकॉज इट्स ऑलवेज वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। दिख रही है आपको वेरी करती हुई पावर, ओके। देन व्हाट्स द वैल्यू, इट्स योर P ऑफ एवरेज। क्या होगा, इट्स मैग्नीट्यूड, परफेक्ट है, V0 ऑफ I का होल स्क्वायर
डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ जेड नॉट। दिस इज योर इंसिडेंट वेव। कौन सी एवरेज वैल्यू है ये? इंसिडेंट वेव की एवरेज वैल्यू है। जरा चेकआउट करो, क्या एकदम परफेक्टली तरीके से सही है ये वैल्यू? क्लियरली समझ में आ रहा है? क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये इसी तरह का बिहेवियर रहने वाला है। आई होप इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये क्लियरली आपको मेंशन्ड है वैल्यू। परफेक्ट है ना? ओके। अब अगर मैं बात करूं किसकी? रिफ्लेक्टेड वेव की। इसको हटा दूं मैं थोड़ा सा। ओके, देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं किसकी? रिफ्लेक्टेड वेव की, तो दो चीजें हैं यहां पे, ध्यान से समझना। दो चीजें हैं यहां पे। क्या है? अगर ट्रांसमिशन लाइन है, अगर पावर हो रही है ट्रांसमिट, तो इंसिडेंट पावर जा रही होगी इधर P ऑफ I, रिफ्लेक्टेड पावर आ रही होगी इधर P ऑफ R। ये इधर से टकरा के इधर वापस आ रही होगी, मतलब इसकी डायरेक्शन इधर होगी तो रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन इधर रही होगी। परफेक्ट है ना? हाँ, ये आपको समझ में आया होगा जब मैंने स्पेशल केस लिए थे। क्या याद करो, स्पेशल केस में जब हम लोगों ने बात की थी वोल्टेज की, ओपन सर्किट वाला याद करो। जब ओपन सर्किट वोल्टेज की मैंने बात की थी तो वहां पे रिलेशन कुछ ऐसा आया था, V ऑफ I इक्वल टू V ऑफ R। ऐसा बना था कि नहीं बना था? याद करो। रिफ्लेक्टेड के आगे कौन सा साइन था? पॉजिटिव। तो मैंने क्या बोला था कि रिफ्लेक्शन किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। इसका मैंने क्या मतलब बोला था कि अगर यहां पे माइनस V ऑफ आ रहा होता तो इसका मतलब वो इधर जा रहा होता। एक और माइनस लग गया मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। समझ में आई बात? अरे ऐसा बोला था कि नहीं बोला था? याद है? तो अगर यहां पे P ऑफ R के आगे नेगेटिव साइन आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो इधर जा रहा है। अगर पॉजिटिव आएगा तो मतलब क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड पावर भी आगे की तरफ जा रही है। पहले ही क्लियर कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लेना, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। इसीलिए मैंने स्पेशल केस करवाए थे ताकि सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि पावर कैसे जाएगी, वोल्टेज कैसे जाता है, साइन का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अगर आ रहा है तो उसका क्या मतलब है। परफेक्ट हुई ना बात? ओके, अब देखिए जरा, अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखो बेटा, मैं पहले एक बात, पहले भी मैं आपको फर्स्ट क्लास के दिन मैंने एक बात बोली थी कि अगर कोई भी लेक्चर देखना है तो प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखें। पहली क्लास के पहले लेक्चर से सारे वीडियो देखते हुए चले। अगर नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। परफेक्टली बोल रहा हूं, नहीं आएगा। सही है ना? क्योंकि मेरी क्लास का रेफरेंस प्रीवियस वाले लेक्चर्स होते हैं, जहां मैं कोई चीजें डिस्क्राइब में बता चुका होता हूं, उनको मैं यहां पे यूज में लेता हूं। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं रिफ्लेक्टेड पावर की, S ऑफ R की, देखो अगर मैं रिफ्लेक्टेड पावर की बात करूं तो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज क्या था? याद करो, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज था ट्रांसमिटेड वोल्टेज। दिस इज योर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट V0 ऑफ I e की पावर गामा S। अभी अभी जो मैंने डिराइव किया था ऐसा ही था। और करंट क्या थी? करंट थी माइनस विद नेगेटिव साइन, गामा वो रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट V ऑफ I डिवाइड बाई Z0 e की पावर गामा ऑफ S। क्या यही था? क्या जरा चेकआउट करना। सही है। अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना दोनों को, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, S ऑफ R। इन दोनों को किया तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मिल गया मुझे होल स्क्वायर, नेगेटिव साइन आ गया आगे, तो V ऑफ I का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स डिवाइड बाई Z0 e की पावर 2 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ S। मिला कि नहीं मिला? यहां पे ये नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि इंसिडेंट पावर इधर जा रही है और रिफ्लेक्टेड पावर एक्चुअल में इधर ही आ रही है। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, दैट्स व्हाई इट्स रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव साइन। समझ में आई कहानी? आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है। आगे चल सकते हैं। अब समझिए, अगर मैं यहां बात करूं, देखो अगेन सेम कहानी है। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। इसको ओपन करोगे, दिस प्लस दिस बनेगा, एक्टिव पावर को लिखोगे वही आपका कोस थीटा आएगा। उसी तरीके से एवरेज वैल्यू निकालोगे तो यहां पे आपका मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, P ऑफ एवरेज। कौन सी? रिफ्लेक्टेड वेव की। नेगेटिव साइन आएगा मतलब रिवर्स को दिखा रहा है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का स्क्वायर V0 ऑफ इंसिडेंट वेव का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ Z0। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो तो इसको पॉजिटिव में लेके चलो, अगर एक्चुअल बात करो तो यहां पे आप नेगेटिव साइन भी लगा सकते हो, यहां पे आप नेगेटिव साइन भी लगा सकते हो। बिल्कुल क्लियर है ना? देखो जरा, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू,
दिस इज योर इंसिडेंट पावर एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड पावर। कहां से रिफ्लेक्शन हुआ है? यहां से रिफ्लेक्शन हुआ है। कहां से हुआ है? यहां से हुआ है। तो मैंने बोला ना कि कितना रिफ्लेक्ट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का स्क्वायर आ रहा है यहां पे, सही बात है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड रहेगा यहां पे, आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए? तो मैं क्या बोलूंगा, सर कुछ पावर आई मेरे पास, यहां से आने के बाद में इतनी पावर वापस चली गई, तो लोड के पास कितनी गई? तो बिल्कुल सही बात है। इफ आई एम सेइंग योर ट्रांसमिट पावर, एवरेज वैल्यू ऑफ योर ट्रांसमिट पावर, या लोड के पास जो पावर पहुंच रही है वो P ऑफ L भी लिख सकते हो। कितना होगा? इंसिडेंट कितना हुआ? एवरेज वैल्यू ऑफ इंसिडेंट की आई कितनी, माइनस वापस कितनी चली गई है। समझ में आया? इतनी आई थी, इतनी टकरा के वापस चली गई है, तो क्या बनेगा? दिस माइनस दिस। अब इसमें इसको घटाओगे तो ये तो दोनों क्वांटिटी सेम ही है, सिर्फ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ रहा है, परफेक्ट है। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज योर वी ऑफ, ये ऊपर ओके स्क्वायर है, इंसिडेंट वेव के होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ Z0 एंड इट्स 1 माइनस स्क्वायर ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। जरा चेक करना, क्या यही आपकी ट्रांसमिट पावर आ रही है? क्या लोड के पास पहुंचने वाली पावर कुछ ऐसी पावर आएगी आपको? इतनी पावर आपकी कहां पहुंच रही है? लोड के पास पहुंच रही है। अब चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये मैंने आपके सारे फॉर्मूले डेवलप करवा दिए। हमारा एक्चुअली पर्पज क्या था? अब थोड़ा सा शांति से बैठ जाइए, इन फॉर्मूलेज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, क्लियरली हो गया, सारी कहानियां क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, देखो हम क्या चाहते हैं, एक्चुअली हम क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते थे कि मान लो एक पटना शहर है आपका, पटने शहर को बिजली की जरूरत थी, ठीक है, तो हमने एक जनरेटिंग स्टेशन ढूंढा, वो जनरेटिंग स्टेशन पावर को डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वो जनरेटिंग स्टेशन पटना शहर को पावर डिलीवर करें, है ना। अब उसने वहां से कोई पावर को प्रोड्यूस किया और पावर को प्रोड्यूस करके वो कहां भेज रहा है? पटना शहर के पास में भेज रहा है। अब जो ट्रांसमिशन लाइन में होते हुए जो पावर आ रही है, या ट्रांसमिशन लाइन की वजह से जो लॉसेज हो रहे हैं, सही बात है कि नहीं है, वो लॉसेज उन सबका भुगतान कौन करते हैं? हम लोग करते हैं। हमारे टैरिफ में अगर आप आपका बिल देखोगे घर का, तो एक फिक्स चार्ज होता है ना, फिक्स चार्ज। अगर आप घर में कंजप्शन भी नहीं करोगे ना बिजली का, तो फिक्स चार्ज, स्थायी शुल्क करके लिखा हुआ होता है, आप चेकआउट करना, वो हमेशा आपका बिल में लगता ही लगता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपकी जो पावर आ रही है, जो ट्रांसमिट हो रही है, उसके लिए जो खर्चा आ रहा है ना, वो खर्चा आपका स्थायी शुल्क में जुड़ के आता है। अब आपको आज चीज को समझो, एक जनरेटिंग स्टेशन ने पावर को जनरेट कर दिया, कंजप्शन करने वाले आप लोग थे, वहां से पावर आई, तो आप क्या चाहोगे कि जो पावर आई पूरी को हम कंज्यूम कर जाएं? भाई हम तो यही चाहेंगे, जो पावर आई पूरी को हम कंज्यूम कर जाएं। अगर उसमें से कुछ पावर को हम वापस भेज रहे हैं, तो इसका मतलब तो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर पावर वापस जाएगी, पहले आने का खर्चा, फिर वापस जाएगी तो वापस जाने का खर्चा। खर्चे का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले लॉस। पावर को बुलाएंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में लॉस होंगे, फिर टकरा के वापस जाएगी, फिर ट्रांसमिशन लाइन में फिर से लॉसेज होंगे या नहीं होंगे? अरे भाई ये तो ये मतलब हुआ कि आपने आपके गांव से 70-80 किलोमीटर दूर से कोई सामान खरीदा, ठीक है, अब आपने मान लो आपने बोल दिया कि मुझे कपड़े चाहिए, आपने बोला भाई मुझे 100 जोड़ी, मतलब पैंट शर्ट की विद पेयर मुझे चाहिए, आपने मंगा लिया, और जब आए तो आपको पता लगा यार नहीं मुझे तो 100 की जरूरत नहीं है, मैं तो 70 ही रखूंगा। आपने क्या किया? 30 को वापस भेज दिया। तो बेटा वापस भेजोगे, उसका किराया भी तो आप ही दोगे ना, तो डबल लॉस कर लिया कि नहीं कर लिया आपने? बिल्कुल सही है। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सर जो पावर आए ना, उस मैक्सिमम पावर को कंज्यूमर या लोड कंज्यूम कर जाए और रिफ्लेक्शन होने वाली पावर मिनिमम से मिनिमम रहे, वापस ना जाए। परफेक्ट कंडीशन में तो मैं ये चाहता हूं कि रिफ्लेक्टेड पावर हो ही ना, जो भी आए पूरा का पूरा लोड कंज्यूम कर जाए। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये ट्रांसमिट पावर या लोड के पास में पहुंचने वाली पावर या कंजप्शन होने वाली पावर कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए कि रिफ्लेक्टेड पावर जो होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। इसको करना है हमें मिनिमाइज, इसको करना है हमें मैक्सिमाइज। ये दोनों काम हमें करने हैं, तब जाके हमारा सिस्टम एफिशिएंटली तरीके से क्या करेगा? वर्क करेगा। तो सर ये कैसे हो सकता है? जरा चेक करते हैं। देखो भाई, अगर मैं बात करूं कि लोड पावर को किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, जरा चेक करते हैं। देखो
समझना। तो अगर मैं चेक करूं कि लोड पावर को कंज्यूम कर रहा है ये वाली कितनी है, देखो जरा, तो ये हो गया P ऑफ एवरेज वैल्यू, ठीक है, कौन सी, लोड की, या बोल सकते हो ट्रांसमिट वैल्यू, कितना आ रहा है, इनपुट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, और साथ में आ रहा है 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। मैं चाहता हूं कि ये पावर रहे मैक्सिमम। अब ये पावर मैक्सिमम कैसे कैसे हो सकती है, सोचो। यहां पे 3 कंपोनेंट आ रहा है, पहला कंपोनेंट आ रहा है ये वाला, ठीक है ना, ओके। तो मैं चाहता हूं कि P ऑफ एवरेज को मैक्सिमम करना है मुझे, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि V0 ऑफ I शुड बी मैक्सिमम, ठीक है ना। मतलब इंसिडेंट वोल्टेज कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, परफेक्ट है। सेकंड थिंग, Z ऑफ नोड ये जो होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका शुड बी मिनिमम। ये कैसा होना चाहिए बेटा, मिनिमम होना चाहिए, सही है। तीसरा है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट शुड बी कैसा होना चाहिए, देखो ये नेगेटिव में आ रहा है, माइनस घटा रहा है वैल्यू को, तो ये भी कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगर ये तीनों केस अगर आप कर पाए तो आपकी कंजप्शन होने वाली पावर मैक्सिमम हो जाएगी और रिफ्लेक्टेड पावर आपकी मिनिमम हो जाएगी, परफेक्ट है ना, ओके। तो इनको करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उस चीजों को हम थोड़ा सा ध्यान में दे लेते हैं, ओके। तो एक एक करके शुरू करते हैं, जरा देखो। सबसे पहले इसकी बात बाद में करेंगे, स्टार्टिंग वाले की, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं, ओके। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, जेड नोड की। क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखो जेड नोड को मैं करना चाहता हूं मिनिमम, ठीक है, ओके। जेड नोट होता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, ये होता है अंडर रूट ऑफ जेड अपॉन वाई, जेड अपॉन वाई। इसको जब हम लोगों ने ओपन किया था तो ये बिहेवियर कुछ ऐसा बना था, याद करो, आर प्लस जे ऑफ ओमेगा एल डिवाइड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। अब यहां से ये कहानी समझ में आती है कि कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, याद करो जब मैंने पूरी कहानी बताई थी कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस की, तो वहां मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ओनली एंड ओनली वो बिहेवियर है जो ट्रांसमिशन लाइन के कैरेक्टर को दिखाता है, बिकॉज इट्स ओनली डिपेंड ऑन द पैरामीटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। देखो आर एल जी और सी, समझ में आ गया। मतलब अगर आपने एक वायर खींच दिया तो उस वायर का कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एक परफेक्ट वायर के लिए या एक जैसे वायर के लिए ये कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होंगे। क्यों होंगे चेंज, अरे भाई एक वायर ने आपने खींच दिया तो वायर के पैरामीटर है ना, तो वायर के पैरामीटर तो चेंज होंगे नहीं होंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जेड ऑफ नोड जो होता है ये हमेशा आपका फिक्स्ड होता है। कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। किसके लिए भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में पावर को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग ACSR कंडक्टर यूज करते हैं, याद है कि नहीं है। ACSR कंडक्टर हम लोग क्या करते हैं, यूज में लेते हैं, तो वहां पे इस तरीके का इनका कंपोनेंट फिक्स रहेगा। तो जेड नोट अधिकतर हमारा कैसा रहता है, फिक्स रहता है, मतलब हम इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। फिर भी अगर मान लो इसको हमें मिनिमाइज करना है, चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर को चेंज करना पड़ेगा। ACSR मत लो आप, तो क्या लो, मान लो आप कोई केबल ले लो, क्या ले लो, केबल ले लो, जो आपके कोएक्सियल केबल होती है। कोएक्सियल का मतलब समझते हो ना, जो एक ही बीच में कंडक्टर होता है, चारों तरफ उसके बहुत सारे क्या होते हैं, वायर्स होते हैं, ओके, और ऊपर क्या होता है, वो इंसुलेटेड होता है, परफेक्ट है। तो आपके जो कोएक्सियल केबल्स होते हैं, उन केबल्स को अगर आप यूज में लोगे तो आपका जेड नोट थोड़ा सा क्या हो सकता है, कम हो सकता है, थोड़ा सा क्या हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है। उसका एक रीजन है, क्या रीजन है, समझने की कोशिश करो। देखो यहां पे जो कैपेसिटेंस, पहली चीज तो ये है कि एक ACSR कंडक्टर होते हैं, उनके ऊपर इंसुलेशन नहीं होता है, सही है ना। ये मान लो ये 2 ACSR कंडक्टर है, इनके ऊपर क्या नहीं है बेटा, इंसुलेशन नहीं है। इंसुलेशन नहीं होता तो यहां पे जब ये एक पोल, मान लो ये एक पोल है ना, तो जब ये पोल पे इस तरीके से इंसुलेटर के साथ में लगे हुए हैं तो यहां से कुछ लीकेज इस इंसुलेटर के थ्रू होना शुरू कर देता है। उसको हम कंसीडर करते हैं किससे, जी से, समझ में आ गया। तो कुछ लीकेज पाया जाता है, कुछ लीकेज यहां पे होता है। अगर मान लो केबल ही आपकी इंसुलेटेड है तो ये लीकेज यहां पे नहीं होगा।
अब जी क्या दिखाता है कि लीकेज नहीं हो, मिनिमम हो। सही बात है, तो लीकेज नहीं होगा। अगर लीकेज नहीं होगा तो जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। भाई अपोजिशन दिखाता है ना लीकेज जी, तो जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो जेड आपका कम हो जाएगा। परफेक्ट है। दूसरी चीज, अगर मान लो इसके ऊपर इंसुलेशन है तो ये जो यहां पे कैपेसिटेंस डेवलप होता है, इन दोनों के बीच में जो कैपेसिटेंस डेवलप होता है, ये कैपेसिटेंस आपका ज्यादा डेवलप होगा, क्योंकि आप जानते हो कि जब आप कैपेसिटेंस बनाते हो तो अगर एक कंडक्टर और दो कंडक्टर, अगर इन दोनों के बीच में एक परफेक्ट इंसुलेटर भरा होता है तो ये एक परफेक्ट कैपेसिटेंस का काम करता है। सही बात है, मतलब इनके बीच में कोई भी कंडक्टिंग मीडियम नहीं होना चाहिए, तो कैपेसिटेंस अच्छा खासा डेवलप होगा, सी की वैल्यू बढ़ जाती है। एक केबल के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू हायर होती है कंपेयर टू ए क्वेवर एसीएसआर कंडक्टर। तो सी की वैल्यू अगर बढ़ेगी, जी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो जेड नॉट की वैल्यू कम हो जाएगी। दैट्स वाई कोएक्सियल केबल जो होती है उनके लिए कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की वैल्यू जो होती है वो कम होती है। समझ में आया? इसीलिए याद रखो, आप लोग जब मैंने आप लोगों को वैल्यू लिखवाई थी तो आपको याद होगा कि आपकी ओवरहेड लाइन जो होती है, कौन सी होती है बेटा? ओवरहेड लाइन जो होती है उसके लिए जेड नॉट आपका अप्रोक्सीमेटली 400 ओम के आसपास होता है। ठीक है, जबकि जो आपकी अंडरग्राउंड केबल होती है, कौन सी बेटा? अंडरग्राउंड जो केबल होती है, याद है ना, अंडरग्राउंड पावर केबल जो होती है, इसके लिए जेड नॉट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 टू 50 ओम के आसपास होती है। देख रहे हो कितना डिफरेंस है या नहीं है? किसकी वजह से? इंसुलेशन की वजह से। किसकी वजह से? केबल की वजह से। समझ में आ गया? तो जेड नोड को मिनिमाइज किया जा सकता है किस तरीके से? एसीएसआर कंडक्टर्स की जगह हम इंसुलेटेड केबल या कोएक्सियल केबल का अगर यूज में ले तो हमारा जेड नोड मिनिमाइज किया जा सकता है। कहानी समझ में आई? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल परफेक्ट है ना। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे सारे एसीएसआर कंडक्टर ही लगे हुए होते हैं पावर ट्रांसमिट के लिए। परफेक्ट है, इसलिए जेड नोड चेंज नहीं होता है और जेड नोड की वैल्यू हम लोग बताते हैं कि फिक्स रहती है। कैसी रहती है बेटा? फिक्स रहती है। समझ में आई कहानी? क्लियर है? ओके, तो इसको आप लिख भी सकते हो, ऐसे मैं लिखता हूं ना, इनको लिखा करो आप, ठीक है ना? ओके, तो इसको आप क्या लिखोगे? इसको हटा दूं मैं, क्या पॉइंट बनाओगे यहां पे? तो यहां पे आप पॉइंट बना के लिखना, यहां पे आप पॉइंट बना के लिखना। ओके, लिखना ए जेड नोट, लिखना कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, लिखना कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस या जेड नोट इज डिपेंड्स ऑन दी parameters of the line. That's why it's fixed for a particular line. ठीक है ना? ब्रैकेट में लिखना पर्टिकुलर लाइन हमारे पास में कौन सी है? एसीएसआर कंडक्टर। ठीक है ना? ओके, इट कैन बी रिड्यूस, फिर आगे लिखोगे इट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ए कोएक्सियल केबल इंस्टेड ऑफ ACSR कंडक्टर। ओके, ACSR कंडक्टर की जगह अगर मैं कोएक्सियल केबल के यूज में लूंगा तो इसको मैं मिनिमाइज कर सकता हूं। ये पॉइंट्स तो आप लिखा ही करो, साथ में जो मैं समझाने के लिए यूज में लेता हूं वैसा भी आप साथ में लिखा करो, क्योंकि उनसे डायरेक्ट या ज्यादा क्लियरिफिकेशन मिलता है आपको। ठीक है ना? तो सारी चीजें कॉपी किया करो। तो ये आपके क्लियर हो गया? तो ओके, क्या मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूं? तो किस तरीके से मैं मिनिमाइज कर सकता हूं? आई होप ये आपको जेड नोट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चल सकते हैं। देखो नेक्स्ट, इसके नीचे वाला पोर्शन लेना। और क्या बोला है इसने? भाई रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट शुड बी मिनिमम। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए बेटा? मिनिमम होना चाहिए। देखो अब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को कैसे मिनिमम कर सकते हैं? ओके, दैट्स माय रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड इसको करना है मुझे क्या? मिनिमम। अब सबसे बड़ी बात है, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कौन सी जगह पे है? लोड के पास वाला है। कहां पे था? लोड के पास। अरे ऐसा ही था ना, देखो ये थी मेरी ट्रांसमिशन लाइन, दैट्स माई जेड नोट, और यहां जाके लग रहा है बेटा कौन? आपका लोड। ये है मेरा लोड जेड ऑफ एल। अब जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कहां से हो रहा है? इस पॉइंट से हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिफाइन किया है हमने कहां पे? यहां पे।
बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था इस पॉइंट पे, याद है आपको? ये जेड एल है, ये जेड जीरो है, तो आई कैन से जेड ऑफ एल माइनस जेड ऑफ जीरो डिवाइड बाई जेड ऑफ एल प्लस जेड ऑफ जीरो। बताओ यही है कि नहीं है? परफेक्ट है। अब मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू कैसी रहे? मिनिमम रहे। इसकी वैल्यू कैसी रहे? मिनिमम रहे। अब ये मिनिमम कब हो सकती है? अरे मिनिमम क्या, ये तो जीरो भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? इफ z ऑफ l इक्वल्स टू z ऑफ जीरो, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए देन आई कैन से रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट शुड बी जीरो। अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जीरो हो गया ना, तो इसकी वैल्यू यहां जीरो रख के देखो, ये जीरो हो जाएगा तो ये मिलेगा। ये तो इंसिडेंट पावर थी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये हो गया तो आई कैन से कि द एवरेज वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टेड पावर इज ऑल्सो जीरो। ये भी जीरो हो जाएगा, लेकिन कब होगा? जब ये इसके क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर हो गया तो रिफ्लेक्टेड पावर की वैल्यू कैसी हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। चेकआउट करो, बिल्कुल सही है। कैसी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सेकंड थिंग क्या हो सकती है? सोचो, यहां पे ना इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है। क्या है? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं, ये तो हो गया आइडियल केस। अब प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है कि ये दोनों कैसे रहे? बराबर रहे। भाई इसको हम क्या बोलते हैं? इंपेडेंस मैचिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? इंपेडेंस मैचिंग। इफ माई लोड इंपेडेंस शुड बी इक्वल टू योर ट्रांसमिशन लाइन इंपेडेंस देन इट्स कॉल्ड इंपेडेंस मैचिंग, और कोई भी रिफ्लेक्शन यहां से नहीं पाया जाएगा। याद करो केस नंबर 3 जो स्पेशल केस में मैंने करवाया था, यही केस था। रिफ्लेक्टेड पावर कितनी थी? जीरो थी। बिल्कुल परफेक्ट है ना? ओके, तो ये तो आपका केस हो गया कौन सा बेटा? इंपेडेंस मैचिंग। कौन सा हो गया? इंपेडेंस मैचिंग का। लेकिन अगर परफेक्ट इंपेडेंस मैचिंग नहीं है, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी पाया जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा कि द डिफरेंस बिटवीन z ऑफ l एंड z ऑफ जीरो, मतलब लोड इंपेडेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, द डिफरेंस बिटवीन लोड इंपेडेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस शुड बी मिनिमम। क्या होना चाहिए बेटा? मिनिमम होना चाहिए। भाई इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस मिनिमम हुआ तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। अगर वो मिनिमम हुआ तो यहां से रिफ्लेक्टेड जो पावर रहेगी वो रिफ्लेक्टेड पावर आपकी मिनिमम से मिनिमम पाई जाएगी बेटा। समझ में आ गया? तो जेड नोट को, इस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को मिनिमम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो होना चाहिए वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। मतलब कनेक्टेड लोड Z ऑफ L शुड बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। अगर ऐसा हुआ तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मिनिमम होगा, मैक्सिमम पावर कहां पहुंचेगी? लोड के पास पहुंचेगी। राइट इट डाउन। क्लियर है कहानी? इसको मिनिमम कर सकते हैं, इसको मिनिमम कर सकते हैं। अब बात आती है आपके V0I शुड बी मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम कैसे हो सकता है इसकी बात करते हैं। ये क्लियर है पूरा? ओके, अब देखो, अब ये इसको मैक्सिमाइज करने के लिए भाई एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हम ये कर रहे हैं कि आपके लोड के पास पहुंचने वाली पावर को हम लोग कर रहे हैं मैक्सिमाइज। वही काम कर रहे हैं हम लोग, सही बात है, उसी की कोशिश में लगे हुए हैं। तो क्या बेटा एक बात मुझे आप थोड़ी बहुत बताना, क्या आप लोगों ने नेटवर्क में एक थ्योरम पढ़ी है? कौन सी? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या पढ़ी है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बिल्कुल पढ़ी होगी, डेफिनेटली पढ़ी होगी। क्लियर है ना? अब देखो भाई एक्चुअली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि केस नंबर 1 करना है अभी हमको। ओके, V इंसिडेंट वेव का मैग्नीट्यूड ये आपका करना है मैक्सिमम। ठीक है ना? अब देखो बेटा भाई यहां पे स्टार्टिंग में यहां पे मेरा क्या लगा हुआ है? जनरेटर लगा हुआ है। अब आप जानते हो जनरेटर एक सोर्स है, जैसे हमारी बैटरी होती है, ठीक है ना? तो बैटरी में 2 वोल्टेज होते हैं। एक होता है एक्चुअल वोल्टेज, खुद का EMF जिसको हम बोलते हैं, दूसरा होता है टर्मिनल वोल्टेज। परफेक्ट है? तो जैसे अब हम जब मैं जनरेटर बनाता हूं तो मैं लिखता हूं ऐसा, ये जनरेटर मैंने बना दिया, मैं बोलता हूं यहां पे ये जनरेटेड वोल्टेज है कुछ, तो ये मैं जो जनरेटेड वोल्टेज मिल रहा हूं, जो यहां पे मैं लिख रहा हूं, वो एक्चुअली आपका कौन सा है कि आपको टर्मिनल पे कितना मिल रहा है।
मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट कौन सा, टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो अगर मैं जनरेटर को बनाऊं तो जनरेटर कैसा होगा, जनरेटर ऐसा होना चाहिए कि जनरेटर का खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, जनरेटर का खुद का भी कुछ रिएक्टेंस रहा होगा, और फिर यहां जाने के बाद में आपका जनरेटर होगा और यहां कुछ उसने ईएमएफ की होगी पावर को, या ईएमएफ जनरेट किया होगा, ये उसका कुछ इंडक्टेंस रहा होगा, J ऑफ एक्स जी लिख सकते हो, ये आपका R ऑफ जी जनरेटर का रेजिस्टेंस लिख सकते हो, और यहां पे जो आपको मिलता है इसको आप लोग बोलते हो सोर्स वोल्टेज, जो आपको डेवलप होके यहां पे मिला है। यहां से फिर होगी बेटा आपकी ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन के बाद में यहां से जाके आप लोगों ने क्या मिला है, ये मिला है आप लोगों को लोड, और ये लगा हुआ है लोड। एक्चुअली कहानी कुछ ऐसी है, ये है आपका जेड नोड, और यहां पे आने वाला जो वोल्टेज है, जो मैग्नीट्यूड आपको मिल रहा है, उसको आप बोल रहे हो मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंस वोल्टेज। अब अगर ये मैक्सिमाइज हुआ तो इसके पास पहुंचने वाली पावर मैक्सिमम होगी, इसके पास पहुंचने वाली पावर मैक्सिमम होगी, समझ में आया। अब देखो ये है आपका लोड, ये सोर्स हो गया। अब इस सोर्स के लिए बाकी जो बचा हुआ है वो पूरा का पूरा क्या है, लोड है। बाकी जो बचा हुआ है वो पूरा का पूरा क्या है, लोड है। सही बात है, ओके। तो यहां पे इसको जो इंपीडेंस दिख रहा होगा इसको मैक्सिमम करना है मुझे। कैसे करूंगा, ध्यान से समझिए, ये चीजें आप लोगों के लिए नई नहीं है, पहले से पढ़ चुके हो सारी चीजें, पर ध्यान से समझना, नेटवर्क में पढ़ी होगी आप लोगों ने। देखो यहां पे अगर मैं देखूं तो इसको कितना इंपीडेंस दिख रहा है, तो मैंने बात की थी जेड ऑफ इनपुट इंपीडेंस, निकाला था हम लोगों ने, या वेव इंपीडेंस। सही बात है, ओके। तो अगर इनपुट इंपीडेंस की बात करूं तो वो इसको और इसको दोनों को इंक्लूड करते हैं टोटल। अगर मैं सोर्स की बात करूं तो ये हो गया आपके जनरेटर का इंपीडेंस जेड ऑफ जी, जो हो गया आपका क्या, आर जी जे ऑफ एक्स जी। बताओ ये हुआ कि नहीं हुआ। अब याद करो बेटा, अगर आप लोगों ने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी हो तो क्या होना चाहिए कि सोर्स का इंपीडेंस शुड बी इक्वल टू लोड का इंपीडेंस। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो रेजिस्टेंस एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अरे बेटा याद है कि नहीं है, क्या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। तो अगर इस जनरेटर से इस लोड के पास या इस सिस्टम के पास अगर मुझे मैक्सिमम पावर भेजनी है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि माई जेड ऑफ जी मस्ट बी इक्वल टू जेड ऑफ इनपुट के कॉन्जुगेट के बराबर होनी चाहिए। क्या ये कंडीशन आप लोग पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो, नेटवर्क में पढ़ी होगी ना। अरे पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बिल्कुल। तो क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर आर ऑफ जी इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस J ऑफ एक्स जी मस्ट बी इक्वल टू R ऑफ इनपुट माइनस J टाइम ऑफ X ऑफ इनपुट होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगी, अपने आप यहां पे ये मिलने वाला वोल्टेज आपको मैक्सिमम मिलेगा। अपने आप मिलने वाला वोल्टेज कितना मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। अब आप समझिए कहानी को, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती है तो यहां पे मिलने वाला वोल्टेज जो होता है या यहां पे मिलने वाली जो पावर होती है, यहां की पावर की 50% मिलती है। कितनी मिलती है, 50%। याद है या नहीं है, अरे याद है ना, मैक्सिमम पावर, ओके। तो यहां पे इसके पास में पावर कितनी मिल रही होगी, जब ये केस बनेगा तो यहां पे पावर कितनी मिल रही होगी, जो एक्चुअल पावर होगी, जो एक्चुअल पावर होगी इसकी 50%, मतलब कितनी रही होगी। देखो इसको मैं यहां लिख देता हूं नीचे, देखो तो P ऑफ L जो मिल रहा होगा वो एक्चुअली V ऑफ 0 ऑफ I का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऑफ Z नोट। ये तो है ही सही, सही है ना। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में लिखूं तो इसके रेस्पेक्ट में मिलने वाली पावर 50% रही होगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सर V0 ऑफ I मिल रहा होगा वो E ऑफ G डिवाइड बाई 2 के बराबर होना चाहिए। बताओ क्या ऐसा ही सिस्टम था कि नहीं था, कि लोड वोल्टेज शुड बी हाफ ऑफ दी सोर्स वोल्टेज। इंड्यूस हो रहा है इतना, यहां पे पहुंच रहा है इतना, तो पावर मैक्सिमम कब हो सकती है, जब इसकी वैल्यू इसके डिवाइड बाई 2 के बराबर पाई जाए, जब कंडीशन कुछ ऐसी पाई जाए। ये सारी चीजें आप लोगों ने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नेटवर्क में पढ़ी होगी, और नेटवर्क आप कई बार पढ़ चुके हो यार बच्चा, सही है ना। बड़ी सिंपल सी थ्योरम है, कोई इसमें लफड़ा नहीं है। यहां से ये वैल्यू मैक्सिमाइज तब होती है। तो अगर आपको ये मैक्सिमम करना है तो आप क्या लिखोगे कि इसकी वैल्यू आपके उसके बराबर रही होगी, तो आई कैन से कि इट्स ओवर E ऑफ G का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, 2 पहले से यहाँ पे, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई Z नोट, एंड दिस इज ओवर 1 माइनस
रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर। ये जो पावर मिल रही होगी ये आपकी मैक्सिमाइज रहेगी, ये आपकी मैक्सिमम पावर आप लोगों को मिलेगी। कब मिलेगी? कंडीशन क्या होनी चाहिए? जब आपका इनपुट इंपेडेंस या इंसिडेंट वेव के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के आधे के बराबर पाया जाएगा, तो आपकी ट्रांसफर होने वाली पावर मैक्सिमम पाई जाएगी। क्लियर हुई कहानी? तो देखो, तीन चीजें मैंने आप लोगों को यहां पे बताई है। पावर का ट्रांसफर किया, कुछ पावर जनरेट होकर लोड के पास पहुंची, लेकिन पूरी पावर को लोड ने कंज्यूम नहीं किया, तो कुछ पावर वापस से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। ओके, हम ये चाहते हैं कि जो जाने वाली पावर है उसमें रिफ्लेक्शन मिनिमम रहे, सारी की सारी पावर कहां पहुंचनी चाहिए? लोड के पास पहुंचनी चाहिए। ऐसा करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? तो मुझे तीन केस मैंने बनाए। या तो आपका इंसिडेंट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए, जो किसके बराबर होना चाहिए? अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है तो इसकी वैल्यू Eg/2 के बराबर पाई जानी चाहिए। सही है, लेकिन एक्चुअली ये केस हम कभी भी नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है? आप लोग जानते हो कि जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती है तो एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम जो होती है वो कितनी होती है? 50% होती है। इसलिए ये केस हम कभी भी नहीं बनाते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जनरेटेड वोल्टेज के आधे के बराबर पाया जाए, क्योंकि इसमें सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी पाई जाती है? 50% पाई जाती है। इसलिए ये वाला केस मैंने लास्ट में करवाया है, बिकॉज ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज में नहीं लेते हैं। आप देख लो, यहां पे by2 आ रहा था, यहां पे by8 आ रहा है, कितना डिफरेंस पड़ रहा है? सही बात है कि नहीं है? ओके, तो यहां पे होने वाली जो वैल्यू होती है या यहां पे जो पावर का बिहेवियर होता है वो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी कितनी हो जाती है बेटा? 50% एफिशिएंसी पाई जाती है। तो इसी 50% के चक्कर में हम लोग ये फर्स्ट कंडीशन को कभी भी एप्लीकेबल या अप्लाई नहीं करते हैं। सेकंड थिंग, जेड नोट को हम मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट है। जेड नोट को मिनिमम करने के लिए हमें ACSR कंडक्टर यूज में ना लेके हमें कोएक्सियल केबल यूज में लेनी होती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कोएक्सियल केबल यूज में लेना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज बेटा ओवरहेड लाइन पे इतना इंसुलेशन लगा के हम लाइन को इतनी महंगी नहीं बना सकते हैं। सेकेंड थिंग, हाईली वोल्टेज होता है वहां पे, 132 वोल्टेज हो गया, 33 किलो वोल्ट हो गया, तो इतने वोल्टेज के लिए जो इंसुलेशन हम यूज में लेंगे वो इंसुलेशन बहुत महंगा होगा बेटा, क्योंकि छोटा मोटा इंसुलेशन इतने वोल्टेज पे काम नहीं करेगा, पिघल जाएगा। समझ रहे हो ना? तो बहुत इंसुलेशन में खर्चा करना पड़ेगा। अगर मुझे ये काम करना है, जेड नीटो को मिनिमम करना है, तो ACSR कंडक्टर की जगह अगर मैं केबल वाले वायर अगर मैं यूज में लूं तो उसके लिए मुझे बहुत खर्चा करना पड़ेगा, बिकॉज वोल्टेज वेरी हाई, वो इंसुलेशन को क्या कर देगा? पिघला देगा। समझ में आ रहा है? तो इंसुलेशन बहुत जबरदस्त लेना पड़ेगा, तो बहुत महंगा खर्चा है, नहीं कर सकते। ये नहीं करते हैं, ये नहीं कर सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं? दिस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट शुड बी मिनिमम। अब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को मैं मिनिमम कर सकता हूं, ये बिल्कुल सही है। तो इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए एक ही काम करना होता है कि Z ऑफ L शुड बी इक्वल टू Z ऑफ 0। मान लो ये इक्वल नहीं होता है, परफेक्टली इक्वल नहीं होता है, तो भी हम क्या कोशिश करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि Z ऑफ L की वैल्यू अप्रोक्सीमेट बराबर हो जाए किसके? Z ऑफ 0 के। चीजों को थोड़ा सा लाइटली तरीके से समझने की कोशिश करना। देखो ये कैसे किया जाता है, ये किए प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे किया जाता है आप समझना। आपके जो सब स्टेशन होते हैं 33 किलो वोल्ट वाले जो सब स्टेशन होते हैं, उन सब स्टेशन जो होते हैं उन पे पूरा वहां से आपके 33 की लाइन निकल रही है 33 किलो वोल्ट की। फिर आपका एक छोटा सब स्टेशन है, वो 33 टू 11 में कन्वर्ट करता है। 11 की जो होती है वो आपके मोहल्ले में आती है, मोहल्ले में आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, वो 11 को 220 में कन्वर्ट करके आपके घर में भेजता है। एक्चुअली किस्सा यही होता है। सही बात है? ओके, अब आपका घर कनेक्टेड है 11 वाली लाइन से, 11 वाला जो सब स्टेशन है वो कनेक्टेड है 33 वाले से।